हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। जुनून इश्क पार्ट नंबर 60। अहमद को जब चोट लग जाती है तो इरफा बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है और अहमद उसे देख के कह रहा होता है कि जब तो मुझे धोखा दे के चली गई, अकेला छोड़ कर चली गई, तुम्हें तब मेरी फिक्र ना हुई तो तुम अब मेरी इस छोटी सी चोट को तो छोड़ ही दो इरफा। वो इरफा को कहकर अपनी हाथ उससे झटक लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। इरफा को फिर अपनी गलती का एहसास हो रहा होता है, लेकिन फिर उसे ये याद आता है कि बिलाल ने तो उसे कहा था कि अहमद को अगर मैं इसके साथ ऐसे ही रही तो अगर किसी दिन उसको मुझ पर शक हुआ तो वो तो मुझे जितना मुझे ज़मीन पे गाड़ देगा। लेकिन अभी तक अहमद ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इरफा अहमद से पास कटी जाती है और तब अहमद किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है। तुमने इस वक्त मुझे कॉल क्यों की? वो किसी से मुखातिब होता है और सामने से कोई कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल की है। अहमद उससे मुखातिब होता है कि इस वक्त मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ और बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी किसी कीमत पर अपनी मदद नहीं कर सकता। जबकि इरफा ये सारी बातें सुनकर वहीं खड़ी हो जाती है साकित, ताकि सुन सके कि अहमद किसी से क्या बात कर रहा है। लेकिन इरफा को तो यकीन नहीं आ रहा होता कि अहमद किसी से इस तरह भी बात कर सकते हैं। अहमद उस इंसान पर इस तरह हुक्म सादिर कर रहा होता है जैसे कि वो उसका ज़र खरीद गुलाब हो। कहा था ना मैंने तुम्हें, जब मैं अपनी बीवी के साथ हूँ तो मुझे तंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। पुराने तकाज़े बातें सब पीछे छोड़ आया हूँ मैं। मुझे तुमसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना। इरफा को लगता है कि शायद वो कोई लड़की होगी, लेकिन वहीं वो रुककर और बातें सुनने लग जाती है और अहमद उससे इरफा को फिर बुलाने लगता है। इरफा पीछे क्यों खड़ी हो, सामने आ सकती हो तो। इरफा डर जाती है, उसे लगता है कि अहमद इस बार उसे कुछ सज़ा देगा, क्योंकि अहमद इसी ताक में तो था कि इरफा से कुछ करे जिसके बाद वो अपना गुस्सा उस पर दिखाना शुरू कर दे। क्या हुआ, क्यों खड़ी थी वहाँ? मैं तो क्या बातें सुन रही थी ना तुम मेरी। कभी किसी से ये कह रहा था कि मेरी ज़िंदगी जिस चाहे तरह चाहे जियो, तुम्हारा मेरे से कोई रिलेशन है ही है और दूर रहो मुझसे। हाँ इरफा, अगर मैं तुम्हें इस मामला से दूर रखना चाहता हूँ तो इसमें भी तुम्हारे लिए कोई भलाई हो सकती है। इरफा अहमद से कहने लगती है कि बिलाल ने तो कहा था कि अगर मैं तुम्हें मिल गई तो फिर तुम तो मुझे मार ही डालोगी। सही कहा था, यही सोच रहा था मैं कि तुम्हें किस तरह से मारा जाए, चाकू से या फिर जहर की दवाई देकर। अहमद उसे मारने के तरीके बताए जा रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी शॉक देकर, यदि भी बहुत सारी दवाइयाँ खिलाकर या स्लो पॉइजन देकर। इतनी नफरत करते हो अहमद आप मुझसे, मुझे मारने के लिए इतनी सारी चीज़ें। तुमने मुझे पल पल मारा है इरफा। पता है वो 24 घंटे मुझ पर कितने भारी गुजरे थे, तकलीफ से था मैं। और तुमने मुझे यूँ बीच राह में चलते अकेला छोड़ दिया। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अभी तक उसकी लाश पे ठिकाने लगा चुका होता मैं, और पता भी नहीं होता कि वो जिंदा है या मर गया। इरफा यही सोच रही थी कि बिलाल तो गलत नहीं था। इरफा उसकी बातें सुनने के बाद उसकी दूर जाने लगती है, क्योंकि अहमद उसके करीब आए जा रहा होता है अपनी आंखों को लाल किए, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अहमद को शदीद गुस्सा आ चुका है और अब अहमद उसे नहीं छोड़ेगा। अहमद इरफा के करीब आता जा रहा होता है। उसके बाद वो देखता है इस टेबल पर, और फिर टेबल पर नज़र पड़ते ही वो फ़ौरन उस टेबल की तरफ दौड़ता है और फिर वहाँ ड्रॉर से वो पिस्टल निकालता है। उसके बाद वो इरफा की जानिब दौड़ता है। इरफा उसे ये देखकर बहुत डर जाती है और वो जब भागने की कोशिश करती है तो वो लड़खड़ा कर गिर जाती है, क्योंकि वो सोफे तक टकरा जाती है। क्या हुआ? इरफा जब गिर जाती है तो अहमद उसके सामने आकर बैठ जाता है। क्या हुआ माय डियर, भाग क्यों रही हो मुझसे? भला मौत से भी कोई भाग पाया है? आप मुझे नहीं मार सकते अहमद। क्यों? क्यों नहीं मार सकता मैं तुम्हें मार सकता हूँ अगर चाहूँ तो, लेकिन तुम्हें मार नहीं सकता, क्योंकि तुमसे प्यार करता, इतना भरोसा है ना तुम्हें मुझ पे इरफा। पर ये भरोसा नहीं था कि तुम्हारा अहमद तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं कर सकता, कि तुम्हारे लिए मैंने इतना कुछ किया है कि अब तुम्हें कुछ होते हुए देख मैं नहीं सकता। तुम्हें तकलीफ़ देकर मैं कैसे जी सकता हूँ इरफा?
प्यार करता हूँ तुमसे, हर वक्त अपनी मोहब्बत का इज़हार कर कर के थक चुका हूँ मैं, और ये पिस्टल मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं लाया, मैं खुद को मारने जा रहा हूँ। इरफान अहमद को ये देखकर बहुत डर जाती है और अहमद उससे कहता है, या तो तुम मेरी सज़ा खाने के लिए तैयार हो जाओ या फिर मैं खुद को भी गोली मार देता हूँ। अहमद अपनी कनपट्टी पर पिस्टल रख के इल्फा से कह रहा होता है, या तुम मेरे साथ सज़ा खाने में साथ हो जाओ या फिर मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि ज़िंदा मैं तुम्हारे साथ तुम्हें बिना सज़ा दिए नहीं रह सकता। इरफा इतना तो जान गई थी कि अहमद उसे अब सज़ा दे के ही रहेगा, लेकिन वो किस किस्म की सज़ा होगी इरफा ये नहीं चाहती थी। अहमद इरफा से यही कहे जा रहा था कि मैंने तुमसे मोहब्बत की, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, पर तुमने मेरे लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। इरफा उसे मुखातिब करती है और कहती है कि कॉल पे तुम किससे बात कर रहे थे? अहमद उसके मज़ीद करीब आके उसका चेहरा पकड़ के उसे कह रहा होता है कि मतलब तुम मेरे मामलात से दूर रहो, बीवी हो, अपनी औकात में रहो, तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं हो गई कि तुम मुझसे सवाल जवाब कर सको। इरफा सडनली अहमद के रवैये और उसके बात करने की एटीट्यूड चेंज होते हुए देख के खुद हैरान और परेशान हो जाती है। जो अहमद उससे अभी प्यार से बात कर रहा था, वो अहमद उसे औकात की बातें कर रहा था। अहमद, आप मुझसे किस टोन में बात कर रही हो? अहमद फ़ौरन इरफा के होठों पर अपनी उंगली रख के कहने लगता है कि इज्जत तो तुम्हारी इसी में है कि फटाफट रूम में चली जाओ और यहाँ मुझसे पंखे लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आप कल ही फ़्लाइट से जा रहे हैं वापस। वापस कहाँ? कराची। बट अहमद, ना अगर सुनना है हमें तुम्हारा ना मगर। और हाँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इरफा ये बात सुन के डर जाती है, क्योंकि इरफा को तो लगता है कि अहमद सारी बातें भूल के पहले की तरह उसके साथ नॉर्मल रहेगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। इरफा को फ़ोन पे जब कॉल आती है उसकी अम्मी के घर से, तो वो जब कॉल पिक करने लगती है तो अहमद उससे फ़ोन ले लेता है और कहता है कि पहले मैं बात करूँगा कॉल पे, फिर तुम्हें बात करने की इजाज़त दूँगा। तुम्हें सज़ा, तकलीफ़ और जबर अज़ियत का पता ही नहीं है ना। अभी मैं तुम्हें दिखाऊँगा कि तकलीफ़ क्या होती है। हर पल किसी पे शक करना, किसी को इतना ह्यूमिलिएट करके फिर उसके साथ इतना बन सट के आना क्या होता है, मैं तुम्हें बताऊँगा। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी से इतनी मोहब्बत नहीं की जितनी तुमसे की। भरोसा भी करता हूँ, पर तुमने आज तक मुझे नहीं अपनाया। मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता रहा और तुम मुझसे दूर जाने की। अहमद ये बातें कहते कहते वापस सोफे पे बैठ जाता है और उर्फा भैया को सादर करता है कि जाओ अब पिकनिक कर लो। पर अभी अहमद, अभी तो आपको हाथ में चोट आई हुई, सबकी बैंडेज कर देती हूँ। देखो, मर्दों को तकलीफ़ नहीं होती, ये छोटी बहुत चोट है, इस छोटी मोटी चोट को खुद ही ठीक हो जाते दो। और हाँ, मेरे ज़ख्म को मज़ीद नमक मिर्ची लगाने की ज़रूरत नहीं। इरफा को समझ नहीं आ रहा था, वो तो अहमद के साथ इतना पोलाइटली बिहेव कर रही थी। अहमद अब उससे क्यों दूर जा रहा था, क्यों इस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, उसका कोई भी लफ्ज़ अहमद के दिल पर क्यों असर नहीं कर रहा था। अहमद इरफा के जाने के बाद अपनी उंगली को देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है, क्योंकि उसे काफ़ी पेन हो रहा होता है और इरफा के सामने वो बस बनने की कोशिश ही कर रहा होता है, किसे दर्द नहीं होता। ये वो कैसे बताओ इरफा, कितना प्यार करता हो तुमसे, तकलीफ़ नहीं दे सकता तुम्हें, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे तुमसे इस तरह से बात करनी पड़ रही है। अगर मुझे पता होता कि मेरे प्यार और मोहब्बत तुम इतना सर पे चढ़ा देगी और तुम मुझसे इतनी तरह दूर जाने की कोशिश करोगी, तो कभी इतना मैं तुम्हें प्यार मोहब्बत से न रखता। हमेशा हमेशा तुम्हें इसी टोन में देखता, लेकिन तुम्हारे साथ अभी का बिहेव किया ताकि तुम मुझे अपना सको, फिर तुमने ऐसा नहीं किया। अब ज़बरदस्ती है तो ज़बरदस्ती ही सही, पर अब तुम्हें यहाँ से रातों जाने का हुक्म दूँगा, ना ही तुम्हें जीने दूँगा तुम्हारे हिसाब से। अब तुम्हारी ज़िंदगी में वही कुछ होगा जिसकी इजाज़त मैं तुम्हें दूँगा, और अब तुम मेरा असली चेहरा देखोगी। बहुत हो चुका, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हारा, खुद से दूर रह तो
अब एक और पल तुमसे बर्दाश्त रहने की कुव्वत नहीं बची मेरे में। इतना कंट्रोल मेरी ज़िंदगी में कभी भी खुद पे नहीं किया जितना तुम्हारे साथ रह के मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। लेकिन तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें तो इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ा इरफा कि मैंने तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया, जबकि ज़िंदगी में मैंने मोहब्बत का इजहार कभी किसी से नहीं किया। पर इरफा, प्यार करता था मैं तुमसे और तुमने मेरे प्यार का ये जहाज़ बना दिया। इरफा रूम में जाके बहुत डरी हुई होती है और वहीं बैठी हुई होती है। अहमद थोड़ा सा अपने आप को फिर संभालिए, फिर इरफा के पीछे पीछे रूम चला जाता है। इतने इकट्ठे हो गए, इरफा रूम में से बैग ही नहीं तैयार करके लाई। क्या हुआ इरफा? जब इरफा तक पहुंचता है अहमद तो वो देखता है कि इरफा वहाँ चेयर पे बैठ के रो रही होती है। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो मैंने तुम्हें रोने को तो नहीं कहा था, बैग पिक करने को कहा था। अहमद पे जैसे आ रही थी ना, मेरा ना पाँव में मोच आ गई और पाँव में बहुत पेन हो रहा है। अहमद को 2 सेकंड के लिए लगता है कि वो उसके पाँव की तरफ देखे और उसके करीब जाके उससे कहे कि बिल्कुल कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तुम्हारा मैं पैर ठीक किए देता हूँ। लेकिन उसे याद आता है कि इसका इरफा के साथ बिल्कुल प्यार से बात नहीं करनी है, बिल्कुल जैसा मैं हूँ मुझे वैसे ही रहना है। अच्छा, अब तो तुम्हें चलना भी नहीं आता तो चप्पल पहन लेती ना, और अगर चलना नहीं आता तो कोई बात नहीं थी, तुम्हारे लिए 200 नौकर रखवा देता हूँ, तुम्हें चलने की क्या ज़रूरत है। एटीट्यूड में तो इतना रहती हो जैसे कि तुम्हारे बाप के घर में भी इतनी चीज़ें थी। इरफा जब ये सारी बातें सुन रही होती है तो इरफा को बहुत शदीद गुस्सा आता है और वो भी अहमद को बातें सुनानी शुरू हो जाती है कि हाँ, कहा तुमने मेरे बाबा के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनोगे अपने बाबा के खिलाफ में? कैसे हिम्मत है तुम्हारी मेरे पापा के खिलाफ ऐसे बात करने की? मैं तुम्हारी चुप करके बर्दाश्त कर रही हूँ। ओह, तो तुम मुझे बर्दाश्त कर रही हो, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ इतने दिनों से तुम्हारा एटीट्यूड, तो तुम्हें भी बर्दाश्त करना चाहिए। और तुम जहाँ पे इतनी दिनों से ऐशो इजरत में जी रही हो ना इरफा, ये सब मेरा पैसा है। और हाँ, तुम मेरे रिश्ते में जुड़ी हुई हो, तुम्हारी हर एक चीज़ के लिए मैं खुद पे कर रहा हूँ, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए तुम मेरे लिए भी इतना कर सकती हो? नहीं कर सकती इरफा। मैंने तुम्हें नाम, शोहरत, दौलत सब कुछ दिया, प्यार तक दिया। तुमने मुझे क्या दिया अब तक इस रिश्ते में? दिया ही क्या है सिवाय बातें सुनाने के तुमने मुझे? इरफा को इतनी शदीद चोट लगी हुई होती। अहमद, तुम कितना बदल गए हो। बदलना तो ज़िंदगी का दस्तूर है ना। मुझे पाँव में चोट लगी हुई है और तुम ये औकात की बातें कर रहे हो। अगर मैं पहले जैसा होता तो तुम कभी इस तरह नहीं कहते, तो मेरी चोट पे बैंडेज कर दे। अच्छा, तुम्हारी चोट को बैंडेज की ज़रूरत है। अहमद इरफा को पकड़ के उसे बेड में बिठा देता है और बहुत मजबूती के साथ उसका पैर को पकड़ के सीधा मोड़ देता है, जिसके बाद इरफा को इतना शदीद दर्द होता है कि वो दर्द से कांपने लगती है, चिल्लाने लगती है। जबकि 2 मिनट के बाद अहमद उसे कहता है कि अब अपना पाँव चला के देख लो, तुम्हारी मोच ठीक हो चुकी है। इरफा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, पर उसे कहती है कि ये तो प्यार और मोहब्बत से भी तो कर सकते थे ना, मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों पहुँचा रही हो इतनी इतनी छोटी बात के लिए भी। अहमद ने कहा, यह तकलीफ़ तो कुछ भी नहीं, तुम्हारे लिए तो मैंने और बहुत सारी चीज़ें सोच रखी हैं। तुमसे प्यार से बात करता था, तुम्हें इतनी इज्जत देता था, तुम्हारे लिए इतना कुछ सहा था मैंने, पर तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे तकलीफ़ देकर चली गई। और एक बात याद रखना इरफा, कि अब मुझसे प्यार मोहब्बत की उम्मीद कभी भी मत रखना। तुम्हारे साथ अब यही बिहेव होगा और हमेशा हमेशा यही होगा तुम्हारे साथ। अब इरफा को बहुत गुस्सा आने लग गया था। मैं तुम्हारे साथ ऐसे तो नहीं रह सकती। अच्छा, ऐसा नहीं रह सकती, वैसे नहीं रह सकती, लेकिन तुम्हें ऐसे ही जीना पड़ेगा अभी, बिना किसी इमोशन के। तुम्हें इस रिश्ते को आगे भी बढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें मुझे बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। और हाँ, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी आँखें, तुम्हारे बाल, हत्ता कि तुम्हारी सांसों में भी सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मेरे हुक्म के बिना तुम सांस भी नहीं ले सकती एटमॉस्फेयर में। अहमद, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, कोई बंदिश या पाबंदी नहीं लगा सकती मुझ पर। अच्छा, तुम मुझे सिखाओगी, अहमद को सिखाओगी? हो माय गॉश, अहमद टेक्सटाइल के मालिक को सिखाओगी एटीट्यूड क्या होता है, ज़िंदगी कैसे जीते हैं? इरफा अब अहमद के अंदर वही इंसान देख रही थी जब वो ऑफिस में काम कर रही होती थी
और अहमद इसके साथ जैसे बिहेव करता था। अहमद प्लीज़ प्लीज़ आप ऐसा मत करिए मेरे साथ। अहमद उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच के उसे अपने हिसाब में जकड़ लेता है और उसके कान में आराम से कहने लगता है कि देखो, देख लो, असलियत देखना चाहती थी ना, सच देखना चाहती थी ना, देख लो, ये हूँ मैं। तुम्हें बहुत ज़रूरत थी ना मेरी आके में, आप हमेशा ऐसे ही रहोगी।